नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमर आज आपके लिए वर्णमाला चैप्टर लाया हूं जो कि सभी परीक्षाओं में उपयोगी है। तो भैया बिना बातचीत के हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वर्णमाला। हिंदी का बहुत ही मुख्य चैप्टर है ये। वर्ण और माला की बात करते हैं हम लोग। ये वर्ण क्या होता है? वर्ण की अगर बात करें तो भैया हम कहेंगे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वर्ण कहा जाता है। अच्छा, अगर वर्ण आप समझ गए तो उसके बाद में से आपने देखा कि माला लिखा हुआ है। माला क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पुष्पों की ऐसे इस प्रकार की कुछ माला बनी होती है। उसी प्रकार हिंदी में हम कैसे सीखेंगे? देखो, वर्णों का ये जो सार्थक क्रम होता है, वर्णों के सार्थक क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के सार्थक क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहेंगे। इतना आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। हम आगे की ओर बढ़ेंगे भैया। देखो, वर्णमाला की अगर हम बात कर रहे थे तो सबसे पहले हमने चैप्टर के बारे में दोनों चीज़ें आपको बता दी। पहला हमने क्या कहा कि जो वर्ण होता है भैया, वर्ण जो होता है इसके बारे में हमने क्या बताया? जो भाषा, अच्छा भाषा क्या होती है? जैसे कोई ध्वनि निकल रही होती है जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसे ही हम लोग तो कहते हैं वर्ण। अच्छा, जो ध्वनि होती है ये जो सबसे छोटी इकाई होती है, इसके खंडन भी नहीं किए जा सकते। किसके खंडन नहीं किए जा सकते? वर्ण का खंडन नहीं किया जा सकता। वर्ण जो भी होंगे इनका खंडन भी नहीं किया जा सकता। फिर हमने बताया कि अगर माला होता है, देखो पूरे पोस्टमार्टम तरीके हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं। पहले आपने वर्ण सीखा, फिर माला भी सीखा। माला क्या होता है? देखो हमने बताया वर्णों के सार्थक क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला की परिभाषा हो गई। अब दूसरी चीज आगे बढ़ेंगे भैया। आगे कैसे बढ़ेंगे? हमने कहा कि जो वर्णमाला होता है, वर्णमाला ये जो होता है इसको कितने भागों में बांटा गया? पहला हम कहेंगे स्वर बांटे हैं भैया। दूसरा जो है व्यंजन। दो भागों में इसे विभक्त किया गया। ये दूसरा हो गया आपका, ये पहला हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी। रफ्तार अगर कम और ये तेज लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहेंगे ताकि हम आगे उस चीज़ पर अमल कर सकें। अच्छा, स्वर की बात कर रहे थे। अब ये स्वर क्या होता है? स्वर किसे कहते हैं? आपसे क्वेश्चन बने कि स्वर जो है उस किसे कहा जाता है? स्वर की बात कर रहे हैं। देखो, जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, किसी ध्वनि का जब उच्चारण करते हैं, इसमें जो समय लगता है, ध्वनि, स्वर या मात्रा, इसकी बात करेंगे। मात्रा किसे कहते हैं? ध्वनि के उच्चारण काल में जो समय लगता है, उसे हम लोग मात्रा कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि भैया स्वर और ये मात्रा होता क्या है। अच्छा, जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं। इसके बारे में एक पॉइंट और बता दिया। जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं, इन पर किसी का कोई दबाव नहीं होता है। ठीक है। फिर दूसरी चीज, स्वर को कितने भागों में बांटा गया? जो स्वर है उसे कितने भागों में बांटा गया, इसकी अगर बात कर लें तो जो स्वर है उसे भैया 3 भागों में बांटा गया। ये भाग बना लिए हैं, 3 भागों में बांटा गया।
वो तीन कौन कौन से हैं? नंबर 1 ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। नंबर 2, नंबर 1 हो गया ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हो गया। नंबर 3 जो आपका होगा प्लुत स्वर होगा, प्लुत, प्लुत स्वर। 3 भागों में बांटा गया भैया इसको। नंबर 1 कौन सा? ह्रस्व स्वर। अच्छा, ह्रस्व स्वर का एक और नाम होता है। ह्रस्व कैसे याद रखेंगे यार? ह्रस्व ऐसे याद रखेंगे, लघु स्वर इसको कहते हैं, लघु स्वर। दूसरी चीज इसको और भी कुछ कहते हैं, जैसे छोटा, छोटे जो स्वर होते हैं, छोटे स्वर। इतना समझ में आ रहा होगा। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर, छोटे स्वर, और एक चीज कही जाती है जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप समझते रहेंगे हमारे साथ में, मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर कहा जाता है। आप ये समझ पा रहे होंगे हमने भैया क्या क्या लिखा है? ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटे स्वर, मूल स्वर। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी। एक नाम इनका और है, अगर आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे तो यार ये पूछ सकते हैं। इन्हें एक चीज और कहते हैं, क्या? जड़ स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जड़ स्वर। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, आप मेरे साथ में नोट भी करते चल रहे होंगे, ठीक है। यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता देंगे। अच्छा भैया, इनकी परिभाषा के बारे में अब हम बात करेंगे। देखो, ह्रस्व स्वर की परिभाषा के बारे में अगर हम बात करेंगे, वो क्या होगी परिभाषा, समझेंगे इसके बारे में से। परिभाषा क्या होती है? जिन, नोट करेंगे आप लोग, जिन ध्वनियों, ध्वनियों के उच्चारण काल में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे और हम उसका आंसर आपको बाद तक देते जरूर रहेंगे भैया। यहाँ पर आप जो भी पूछेंगे, कोई भी डाउट है, आप किसी दुनिया के किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप मेरे से क्वेश्चन पूछे और हम लोग आपको अच्छे से विधिवत तरीके से सोल्यूशन देंगे भैया। चलिए, हमने कहा जिन ध्वनियों के उच्चारण काल में एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर के बारे में बताया ना, इसके और कौन कौन से नाम है? कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटे वाले स्वर, मूल स्वर और जड़ स्वर। इसी के आगे एक चीज और लिखेंगे भैया, ह्रस्व स्वरों की जो संख्या होती है, कितनी होती है ह्रस्व स्वरों की? इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा हम, ये आप लोग नोट कर चुके होंगे, नहीं तो वीडियो पीछे करके नोट कर लीजिएगा। ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है, स्वरों की संख्या, जो संख्या है वो कितनी होती है? बात करेंगे भैया, इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। कितनी? 4 होती। ज़्यादातर प्रकाशन और किताबों में से 4 दिया गया है। आज की डेट में जो आयोग है वो भी 4 चेक करवाता है। एक किताब है जिसमें 3 दिया गया है, आप लोग पढ़ के इस डाउट में जा सकते हैं। इसीलिए हमने बताया कि आयोग जो है वो कितने चेक करवा रहा है भैया? 4 चेक करवा रहा है। कौन कौन से होते हैं 4? ये भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। देखो भैया, ह्रस्व का अर्थ समझेंगे पहले हम लोग, आप ही को सिखाते हैं, आप ही से हम भी सीखते हैं। देखो, छोटा, बड़ा, छोटी और बड़ी, छोटाऊ और बड़ाऊ, हमने इतना लिखा और री, इतना सा लिख दिया आपके सामने। एक पंक्ति पूरी कर ली यहाँ तक। इसमें से सीखेंगे कौन कौन से ह्रस्व हैं और कौन से दीर्घ हैं। जब आप पढ़ते हो, इनका उच्चारण करते हो तो किस प्रकार बोलते हो? उच्चारण में से आप ये कहते हैं भैया ना कि ये देखो, क्या बोलोगे इसको? छोटा कहते हैं, छोटा,
फिर इसको छोटी ई बोलते हैं, इसको छोटा ऊ बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा होगा। छोटा आ, जब आप ही पढ़ेंगे इसको बोलेंगे छोटा, जिसके आगे छोटा लग रहा है वो सभी ह्रस्व में जाएंगे, और इसी के साथ में एक री जो होता है इसे भी ह्रस्व स्वर में गिनते हैं। तो आप समझ गए होंगे, हमने गोला लगा दिया है जो ह्रस्व वाले हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। संख्या कितनी हमने बताई? 4। ह्रस्व स्वर आपको समझ में आ गया ना, कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी। इसके आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा। अब बात दूसरी क्या करेंगे भैया? ह्रस्व स्वर तो आपने सीख लिया, हमने स्वरों को 3 भागों में विभक्त किया था। तो पहला ह्रस्व था, दूसरा दीर्घ। अब दीर्घ हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, दीर्घ अगर पढ़ेंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे भैया? दीर्घ की अगर हम बात कर रहे हैं, दीर्घ स्वर देखते हैं कैसे। दीर्घ स्वर, अच्छा दीर्घ स्वर के कुछ नाम भी होते होंगे, है ना? नाम के बारे में पहले जान लेते हैं कि फिर उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। नाम के बारे में जानते भैया, दीर्घ स्वर होता है ना, वहां पर छोटा होता था ह्रस्व, तो यहाँ दीर्घ को क्या कहेंगे? बड़ा स्वर होता है भाई, बड़ा स्वर। फिर उसके बाद में इसे और एक नाम दिया जाता है, नैसर्गिक स्वर कहते हैं। नैसर्गिक स्वर कहा जाता है। फिर उसके बाद में से एक चीज और, ये छोटे वालों से मिलाकर बनाए जाते हैं, तो इन्हें और पता क्या कहते हैं? कृत्रिम स्वर, जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं। कोई भी चीजें आपने देखी होंगी, नहरें पढ़ाया गया होगा आपको, कृत्रिम नहरें, उसी प्रकार से आपको हम पढ़ाएंगे भैया कृत्रिम स्वर, कृत्रिम स्वर। इनके नाम समझ में आ रहे हैं आपको? हमने पढ़ाना क्या स्टार्ट किया था? दीर्घ स्वर। दूसरा नाम क्या बताया भैया इसका? बड़ा स्वर। तीसरा नाम क्या बता दिया आपको? नैसर्गिक स्वर। और चौथा जो नाम है वो आपका है कृत्रिम स्वर। 4 हो गए। अब उसके बाद में से इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा में से क्या डालेंगे भैया? परिभाषा समझेंगे क्या होती। देखो, परिभाषा की बात कर रहे थे। परिभाषा में से क्या आ जाता है? जैसे हमने कहा, जिन ध्वनियों के उच्चारण काल में, उच्चारण जब उच्चारित करते हैं, उच्चारण काल में 2 मात्राओं का समय लगता हो, या एक से अधिक 2 मात्राओं का समय लगता ही हो, 2 मात्राओं का, राइटिंग पे ना जाइएगा, हमारी बचपन से ही खराब रही, 2 मात्राओं का समय लगता हो, उसे क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? दीर्घ स्वर कहेंगे। किसको कहेंगे? जिन ध्वनियों के उच्चारण काल में 2 मात्राओं का समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। इनकी संख्या जो है पूछी गए अगर आपसे जाए तो आप कितना बताओगे? जो इनकी संख्या है, संख्या जो है वो 7 है। कितनी है? 7 है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और समझ लेते हैं, इनकी संख्या जो 7 है वो कौन कौन सी है, ये चीज़ भी समझेंगे भैया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इनकी संख्या जो है वो 7 है। किस प्रकार है, कौन कौन से होते हैं? आपने वहाँ पर ये देखा था, कलर चेंज करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखो, छोटा लिखा हमने, ये लिखा बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री, इसको री कहते हैं। फिर ए ओ औ और ये आहा होता है, ये आहा होता है। इस प्रकार लिख दिया हमने। फिर इसके बाद में से आप लोगों ने हमसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देखो हम चौकोर एक 4 कोने की आकृति बना देंगे जो ह्रस्व वाले हैं ना, हमने आपको पढ़ाया है थोड़ी देर पहले। ये भैया कौन से हैं? ह्रस्व वाले हैं, उनको गोला करे दे रहे हैं ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे।
आप बाद में ये ना कहें ये तो मेरी समझ में नहीं आया भाई, क्या पढ़ा दिया गया सर के द्वारा। ये 4 हो गए ना। ये कौन से थे? ह्रस्व वाले थे। ये प्यारी सी डिजाइन बनाए थे, जितनी आर्ट आती मुझे। ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर लिख दिया हमने इनको चारों। यार भैया ये आपके सामने लिखे कितने हुए हैं? देखो 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 और 13 लिखे हुए हैं। 13 में से ह्रस्व आपने निकाल लिए कितने? 4। एक चीज और बताएंगे, ये जो दोनों लिखे हैं आपके पास अंग और आहा, इनको क्या कहते हैं? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और संभवतः हर एग्जाम में इसको पूछ ही देते हैं। अंग और आहा को कहते क्या है? पता क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह कहते हैं। ये वाह लिखा है, अयोग वाह, है ना भैया? ठीक, अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह क्यों कहा जाता है? दिमाग में आपके ये भी आ रहा होगा कि ऑफलाइन होते तो यार ये पूछ लेते अयोग वाह क्यों कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। अब ऑनलाइन में ये समस्या आ रही तो हम आपका डाउट ही नहीं छोड़ेंगे, आपको पढ़ाते चलेंगे। अयोग वाह क्यों कहते हैं? देखो हमने लिखा यहाँ पर अयोग, कलर चेंज करेंगे फिर अयोग वाह कह रहे। आ का अर्थ होता है, देखो संस्कृत में पता क्या होता है? नहीं। क्या होता है? नहीं। आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जो हम बता रहे हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, होता है कि नहीं होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये इनका अर्थ हुआ जो कहीं न जोड़े जाएं, ना ही तो पूर्ण रूप से ये स्वरों में जोड़े गए हैं और ना ही तो व्यंजनों में जोड़े गए। ये पूर्णतया कहीं नहीं जोड़े गए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। ठीक है ना भैया? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी अयोग वाह क्यों कहते हैं। अच्छा, इनसे एक चीज़ और, फिर जो क्वेश्चन पूछते वो हम नहीं छोड़ेंगे, आपके क्रम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना? उस पर कोऑपरेट करेंगे आप लोग भी मेरे साथ। अयोग वाह में अंग को क्या कहा जाता है? जो अंग लिखा हुआ है आपके सामने, इसको क्या कहते हैं भैया? अंग। इसको जानते हो क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। और जो आहा है इसे क्या कहते हैं पता है? विसर्ग कहते हैं। विसर्ग कहा जाता है भैया। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। किसको कहते हैं? जो आहा की बिंदी बनी हुई है। और जो अंग है इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, इससे अभी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन बना था, ये कहा जा रहा था कि स्वर और व्यंजन की मध्य की कड़ी को क्या कहते हैं? तो पता क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। यही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था हम लोगों से, याद रहेगा यहाँ तक? अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे, इन्हें तो कहीं जोड़ा ही नहीं गया यार। ह्रस्व आप पहले निकाल चुके हो, बात कर रहे थे दीर्घ स्वर की ना। तो दीर्घ स्वर में से बचा क्या? बचा क्या आप तुम ही लोग बताओगे अपने मन में, तो वहाँ काउंट कर चुके होगे यार कि सर ने इतना तो पढ़ा दिया है मुझे। देखो हम गोल गोल करता चल रहे हैं भैया, हम करते चल रहे हैं। ये देखिए 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये नीचे भी बचे थे कितने? 4। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी? 7। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमने कहा कि आप जैसे स्वर पढ़ रहे थे 2 अयोग वाह निकाल दिए, बचे आपके 11, फिर 11 में से 4 निकल गए ह्रस्व, बचे कितने? दीर्घ 7 बचे। यहाँ तक किसी कोई समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए। फिर आगे हम सेशन को अपने आगे बढ़ाएंगे भैया। तीसरी जो कड़ी थी, इसी के आगे एक और कड़ी थी तीसरी, क्या था? प्लुत स्वर। रफ्तार थोड़ा तेज रख रहे हैं हम, आपका टाइम नहीं जाया करेंगे, ना ही तो आपको फर्जी के क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। वही क्वेश्चन केवल आपको पढ़ाएंगे। आप किसी भी किताब से कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, आराम से करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए। चलिए प्लुत स्वर की बात कर रहे थे। प्लुत स्वर होते क्या है, इनकी परिभाषा समझ लेते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर की परिभाषा जो होती है इस प्रकार होती है कि भैया जिनके या जिन ध्वनियों के, हम जिन ध्वनियों के लिख दें, नहीं तो आप लोग तो भैया मेरे ही तरह के लिख लोगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना? कहोगे सर ही ने गलत लिखवाया है। जिन ध्वनियों के उच्चारण काल में
काल में कितने 2 से अधिक मात्राओं का समय, कितने 2 से अधिक मात्राओं का समय, अधिक मात्राओं का समय। देखो आज पहली क्लास है, थोड़ा तो नर्वस हम भी लग रहे होंगे आप लोगों को, ये लग रहा होगा ले यार कहाँ से आ गए, हम भी इधर खड़े हो गए, बार बार अपना पल्लू जैसा ये संभाल रहे हैं। तो मात्राओं का समय क्या लिखवाया हमने, जिन ध्वनियों के उच्चारण काल में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं आ रही होगी। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण काल में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं भैया, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, अब प्लुत स्वर होते क्या, एक उदाहरण जान लेते हैं, वीडियो के अंतिम समय पे है हम लोग भैया। आप ये मान लीजिए 70% कवर कर चुके, थोड़ा सा बचा है बस, जो कि अगले वीडियो में कवर करवाएंगे हम आपका। कौन से होते उदाहरण में से आप लोगों ने देखा होगा, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है यार। जब आपने रामायण पढ़ी हो, कोई नाटक एकांकी देखा हो। हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था लिखाने का, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनका उच्चारण किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है, पुकारने में किया जाता है। लिख चुके होंगे। इनका प्रयोग कब होता है, किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है। उदाहरण समझ लेते हैं जल्दी से बस। उदाहरण के तौर पे क्या समझेंगे भैया, देखो जैसे लिखा होता है इस प्रकार, रा मो लिखा होता है ना। आप लोगों ने इसका दूसरा सुना होगा, ओ म। अब बुलाने के तौर पर कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे आपका नाम है, कुछ आपका नाम है, मान लिया मैंने रमन, रमन भैया है आपका नाम। तो आप किसी को बुलाएंगे तो लास्ट वाला जो ध्वनि होते हैं उसे खींच देते हैं। किस प्रकार खींच देते हैं, जैसे रमन नाम है आपका और आप दूर खड़े हो, कोई आपको पुकार गया तो कैसे पुकारेगा, बोलेगा रमनवा। ऐसे जब आ करके बोलते हैं, वहां पर जो प्रयोग होती है उसे कहते हैं प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है। आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद साथियों, आप सभी हमसे पढ़ने के लिए जुड़े रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।